नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 5 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का पेपर, यानी कि ये हमारा अंतिम सेट होगा। और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें जितने भी सीपीओ के अच्छे सवाल हैं जो भी पूछे गए उससे रिलेटेड वो वीडियो होगी। ठीक है, तो उसको भी देख लेना। उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना है और फिर एंजॉय करना है, क्योंकि आपके सारे सीपीओ सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे लेटेस्ट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। केवल एमटीएस का बचा है, उसको भी धीरे से निपटा लेंगे और उसके बाद उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको भी कर लेंगे। तो आपको प्रैक्टिस से मतलब होना चाहिए, चाहे एमटीएस का हो चाहे जीडी का हो, करंट में कुछ भी करवा रहा हो, आप केवल प्रैक्टिस के तौर पर वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर आप कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में देख रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ऐसे मैं बताता भी नहीं हूं। मैं वैसे ही बताता हूं कि आप पढ़ के आए होंगे और फिर एग्जाम में कैसे आप कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए वीडियो बनती है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को बाइक से तय करता है। यदि वह उस दूरी का 25% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसी दूरी का 50% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी इतनी की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। अब कह रहा था 25% भाग 50% भाग, हमने मान ली टोटल डिस्टेंस 100 थी। अब इसकी डिस्टेंस आ गई टोटल 100, हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा बस। तो 100 में से एक जगह तो वो 25% जा रहा, फिर एक जगह 50% जा रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ा 75 हो गया। बचा कितना? 25 जा रहा होगा। अब हमें ये भी पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डी अपॉन में एस होता है। तो पहली कंडीशन में 25 बटे में 25 हो गया, क्योंकि पहली देखो 25 की चाल से जा रहा था। दूसरे में 50 बटे में 50 हो गया। अब तीसरी जा रहा था 25 की दूरी 12.5 की से, यानी कि इधर 0 बढ़ा लेंगे, 25 से कम 25 हो गया, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, यानी कि इधर तो 1 और 1 बन गया, यानी कि टोटल कितना बन गया? 4 बन गया। बटे में 4 कर दो, आंसर आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित किया, उस पर इतने इतने की क्रमिक छूटें दी गई, विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, 15 की चीज थी, 5% की छूट देंगे 95 हो गया, 10 की छूट दी तो 9 बच गया, 20% की छूट दी तो 8 बन गया। तो यहाँ पर देखो, अगर यूनिट डिजिट से काम चल रहा तब तो ठीक है, नहीं चल रहा फिर क्या, कैलकुलेशन कर लो। वैसे करके देखते, देखो यहाँ पर जब तक 5 रहेगा तब तक आप यूनिट डिजिट निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 क्या करता है, इवन नंबर के साथ 0 बना लेता है। तो उनको देखो उनसे दूर रखना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन लगेगी, या तो पूरा गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर 5 गुणे में 3 आ गया, यहाँ पर 5 गुणे में 19 आ गया, तो इधर 55 25 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, यानी कि 5 पूरा खत्म हो गया, यानी कि ये चला गया, ये चला गया। अब बचा क्या क्या है भाई, 9 3 27 हो गया, 7 9 63 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यूनिट डिजिट से काम चल गया। लेकिन एग्जाम हॉल में होते तब इतना नहीं करते। उसके पीछे रीजन क्यों है, क्योंकि हमको ऑप्शन में 2 जगह 2 दिख रहे थे, तो वहां पर हम ये वाली ट्रिक नहीं लगाते यूनिट डिजिट वाली, क्योंकि हम लोगों का ये रहता है कि भैया 2 ऑप्शन में 2 दिए, हो सकता है इन्हीं में से आंसर हो, तो पूरा ही सॉल्व करते। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या क्या था, 3 गुणे में 19 गुणे में 9 गुणे में 2 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, गुणे में 19 कर देंगे, 19 चौक 76 हो गया, फिर आंसर लगा 7 हो गया, 19 बना 95, 95 में 7 जोड़ देंगे तो 102 आ गया। जिसमें जिस ऑप्शन में ये लिखा हो आंसर लगा दो, हमें 0 वगैरह से कोई पंचायत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमसे चाहता नहीं। अगला सवाल, यदि वर्ष की कुल आय इतनी थी तो आवास और परिवहन के बीच खर्चों में अंतर कितना था। तो सबसे पहले आवास देखते हैं भैया कहां पर लिखा है। तो आवास ये लिखा है, ट्रांसपोर्ट कहाँ लिखा है, ये लिखा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, यानी कि देखो आंसर देखते ही आ गया आपका। जिसमें 1 लिखा होगा दुनिया भर के 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मान दिया गया था ये किसका मान था, 100% का मान था। अब यहाँ पर लिख दोगे इतना के इनटू में डिफरेंस 10 आ गया, 0 से 0 काटेंगे तो 10 के आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतनी है, यदि वृत्तों के व्यास इतने और इतने हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि रेडियस सबसे पहले तो 15 हो गई, इधर करेंगे तो ये 13 हो गई, ये और प्रतिच्छेदी है यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी दे दी थी भैया, 24 दे दी थी, और इधर एक रेडियस थी उनकी 15 थी और एक तरफ 13 थी। तो यहाँ से देखो इसको जब मिलाएंगे तो ये जो बराबर भागों में बांट जाएगी जीवा, यानी कि ये 12 हो गया, तो ये 5 12 13, यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9,
ये ट्रिपलेट होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही पूछा था केंद्रों के बीच की दूरी। अगला सवाल, अब इसमें देखो वैल्यू पुटिंग तो करना है तो कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना आप सेम वैल्यू नहीं रख सकते, यानी कि अगर 0 मानोगे तो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, 1 मानोगे सबकी जगह तब भी ऑप्शन सेम हो जाएंगे। इससे बढ़िया डायरेक्ट बना लो, x का गुणा किया तो एक्स वाई माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2y स्क्वायर हो गया, प्लस का 3 दूनी 6xy हो गया, प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, प्लस में हो गया इसको गुणा करेंगे x से तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में एक्स वाई हो गया, माइनस में हो गया 3 दूनी 6xy हो गया, और फिर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब जो भी कट रहा हो पहले तो उनको निपटा लो। तो क्या दिख रहा है, ये दिखा सबसे पहले तो 3x स्क्वायर हो गया, ये 3x चला गया, और कुछ आ रहा है ये चला गया। चलो भाई साहब एक लोग और निपटे, यहाँ पर ये एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई, यानी कि ये 2xy हो गया, इधर माइनस का 2y स्क्वायर है, इधर y स्क्वायर है, इधर 3y स्क्वायर है, यानी कि ये टोटल क्या बन गया माइनस का 6y स्क्वायर बन गया। इतना ही तो था। अब यहाँ पर दोनों में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है, इधर बचा है x माइनस का 3y, और ये हमारा आंसर। अगला सवाल, परिवार द्वारा आवास पर कितनी राशि खर्च की गई, यानी कि 79.2 डिग्री खर्च की गई, यानी कि 360 का मान दिया गया था 56800 इंटू में दिया गया 79.2। ऑप्शन देखो 4, 8, 6, 5 दिया गया था, सभी अलग अलग हैं, तो ये तो पहले तो हटा दो, इधर करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 6 में किसका गुणा करें कि हमें 6 मिल जाएगा, 6 चौक 24, 6 ठे 48, 6 चरंग 36, 6 पंजे 30 हो रहा है, यानी कि देखो जीरो की तो आने की संभावना है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो ये तो यहाँ से हट जाएगा। अब 8 दूनी 16 ऊपर बन रहा है, ऐसा तो है नहीं कि जीरो जबरदस्ती ले आओगे, तो जीरो लाओगे तभी तो ये 5 में गुणा करके ऊपर पहुंचोगे, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। बाकी आप पूरा करना चाहते तो वहां से भी आ जाता। अगला सवाल करते हैं, पूरा करना हो तो आप लोग खुद से बैठ के कर सकते हैं भाई। आयु से एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% भोजन पर मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष इतने बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च करता है। अब इसमें शेष वगैरह तो लिखा नहीं कुछ, यहाँ से टोटल अगर करोगे तो 25 दूनी 50 और 1 51 हो गया, 51 में 3 जोड़ दिया 54 और 20 74 हो गया, 74 में 9 जोड़ा तो 83 और 10 93% खर्च कर दे रहा है। यानी कि टोटल अगर 100 राशि होती तो बचता कितना 7% बचता, यानी कि ये कितना बचा है 26,600 बचा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर निकालते कितना 1% बराबर में, तो ये आ जाता 7 चौक 28, यानी कि ज्यादा हो जाएगा, 7 तियां 21, 7 अट्ठे 56, ये आ जाता। अब हमें चाहिए क्या भोजन और मनोरंजन, यानी कि 26 और मनोरंजन ये रहा 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि तो 3 और 1 4, 45% का मान हमें निकालना था। तो कहीं ना कहीं या तो मल्टीपल देख लो किसका 19 का देख लो, या तो फिर 9 का देख लो। तो देखते हैं 7 2 9, 5 1 6 नहीं कट रहा है, 3 1 4 नहीं कट रहा है, 6 2 8 1 9 ये कट गया, यानी कि 19 देखो 19 ये आता 19 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 18 ने में 162 होता है, 19 ने में 171 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, 9 गुणे में 5 करके 0 0, 5 अट्ठे 40, 5 3 15 4 19, गुणे में 9 हो गया, 19 ने में 171, 3 0 लगा दो। अगला सवाल, एक वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान पर 28% की अतिरिक्त छूट अनुमन्य है। यदि रामेंद्र ने इतने नगद देकर वह वस्तु खरीदी तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो इसका बैकग्राउंड अगर पूरा सब कुछ पता है तो कितना करना है भैया 75 गुणे में 28% मतलब हो गया 72 हो गया। अब इसको गुणा करना है, यानी कि यहाँ पर 18 चौक 72 हो गया, 18 छक्का 108 हो गया, इधर करेंगे 15 पना 75, 15 चौकू 60 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, दुनिया भर के जीरो तो ऊपर आ रहे होंगे, आंसर जिसमें लिखा होगा 20 वही आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे पूरा करना था तो ये हो गया 25% की छूट मतलब 75 बटे में 100 हो गया, 28% की छूट मतलब 72 बटे में 100 हो गया, बराबर में 10800 दिया था। अब इसको आराम से कर लेना। अगला सवाल, अब ये देखो इसमें भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, सिंपल सा क्या कर रखेंगे सेम नहीं रख सकते, यानी कि v बराबर 0 नहीं रख सकते, a बराबर भी 0 नहीं रख सकते, नहीं तो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। अब अलग अलग रख लेते हैं, a बराबर रख लो 1, b बराबर में रख लो 2, तो सारे ऑप्शन अलग हो जाएंगे। लेकिन इसको अगर देखोगे सही से तो इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, हमें डायरेक्ट करने में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसमें a हो गया माइनस का 2 हो गया, माइनस का b हो गया, प्लस का 2a हो गया और माइनस का a हो गया।
तो यहाँ पर देख लेते हैं जो भी जहां से कटेगा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 2b हो गया, प्लस का a हो गया। अब यहाँ पर b प्लस का 2a, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का बना देगा, ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का a हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे घटाएंगे माइनस का भी आंसर। दोनों में लगभग सेम ही टाइम लगेगा। अगला सवाल, अब ये देखो आसान सवाल था। यहाँ पर देखो कॉस थीटा इधर लेके आ जाओ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बना देगा टेन थीटा, और इधर हो गया +1 बराबर में √2 हो गया। इसी तरीके से इधर लिखेंगे तो 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया 1 माइनस का कॉट थीटा हो गया। अब कॉट थीटा की जगह मान रख देते हैं तो 1 माइनस का ये देखो इधर आ जाएगा 1, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते थे, √2 माइनस का 1 लिख सकते थे, या फिर कॉट थीटा बराबर हम लिखते तो क्या लिखते 1 अपॉन में √2 माइनस का 1, इनटू में कर लेते हैं √2 प्लस का 1 अपॉन में √2 प्लस का 1, तो नीचे तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया, यानी कि नीचे तो 1 बन गया, यानी कि √2 प्लस का 1 अपॉन में 1 हो गया। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो √2 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का √2 और माइनस का 1 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि माइनस का √2 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम समावर्त इतना है, लघुत्तम समावर्त इतना है, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब देखो दो संख्याएं हैं, अगर मान लेते हैं कि वो संख्याएं 5a और 5b, इसके 5 क्यों माना, क्योंकि HCF है ना, HCF साथ में लगा ही होगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या HCF, तो 5a 5b मान ली, इनका अगर योग लिखते तो क्या हो गया 60 हो गया, यानी कि a प्लस b बराबर में क्या आ गया 12 आ गया। अब इनका व्युत्क्रम लिखोगे तो 5a प्लस का 1/5b हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस का b अपॉन में 5ab हो गया। अब ये ए बी कहां से निकालोगे, आपको पता फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर में क्या होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है, यानी कि 5 गुणे में 5b बराबर में हो गया 5 गुणे में 60 हो गया, यानी कि 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ए बी बराबर में क्या आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दो, यानी कि 12/5 गुणे में 12 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आंसर आ गया 1/5। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय इतने अनुपात में है, उसका व्यय इतना है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। आसान हो गया, 3 बराबर में इतना यानी कि 1800 गुना हो रहा है, इसका भी कर देते हैं 1800 गुना, 18 सत्ते 126 यानी कि डबल जी। अगला सवाल, इसका देखो एलसीएम निकालना है तो ऐसा नंबर होगा जो सभी से कट रहा होगा। यहाँ से देखो ये 36 8 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, बात खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, क्यों गुणे में 10 स्क्वायर 45 का मान 1 हो गया। अब ये तो एक दूसरे के अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट इन द सेंस सेम होते ना, इसका भी मान √3/2 होता है, इसका भी मान √3/2 होता है, होल स्क्वायर कर दोगे तो ये तो समान हो गए ना, ये तो कैंसिल होकर 0 बना देंगे, आंसर तो हमारा ऐसे ही निकल आया। अगला सवाल, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्ष में इतना हो जाता है घटकर मूलहास की वार्षिक दर, यानी कि कोई भी राशि रही होगी ए से बी हुई होगी, अब इसकी पावर में 3 की होगी तो ये बाद में कितना पहुंच गया होगा, a की पावर 3 b की पावर 3, जो कितना है भाई 40 96 और 21 97, ये चीज समझ गए क्योंकि हमने रेशियो बना लिया। अब ये किसका होता है भैया 16 का क्यूब होता है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, और ये कितने का होता है 13 का होता है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है a से b हुई होगी तो 16 से 13 कितने की 3 की बटे में 16 गुणे में 100 हो गया, 16 एकम 16 हो गया, बचा 14 यानी कि 140, 16 8 128 हो जाएगा, 18% के समथिंग आंसर। अगला सवाल, प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार नली 3 सेंटीमीटर मोटी है, इसका बाह्य व्यास 20 सेंटीमीटर और ट्यूब की लंबाई 49 सेंटीमीटर है, तो प्लास्टिक का आयतन बताना है। तो देखो व्यास अगर ये है तो r बराबर में 10 हो गया, और फिर स्मॉल r निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे मोटाई हटा देंगे, यानी कि हमें अंदर वाली रेडियस भी पता लग गई। अब प्लास्टिक का आयतन वो भी बेलनाकार है तो पाई r स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर और इनटू में हाइट हो गई कितनी 49, यानी कि 22/7, 10 7 17 हो गया, 10 में से 7 किया तो 3 हो गया, गुणे में 49 हो गया, इधर करेंगे तो 7 7 49। 11 की डिविजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं तो 7 4 11, 6 4 10 नहीं हो रहा, 7 3 10, 8 2 10 हो रहा है, 7 4 11, 6 5 11 ये भी हो रहा है, 7 5 12, 8 4 12 ये भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज हमने इससे क्या कर लिया फायदा, इससे ये फायदा हो गया कि ये ऑप्शन तो चला गया क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी भी बराबर थी इसकी भी सेम थी,
तो ये तो चला गया, 11 की डिविजिबिलिटी नहीं है। अब हम यूनिट डिजिट आराम से चेक कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, फिर 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 चाहिए, आंसर लगा। समझ में आ गई? तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो फायदा मिल ही जाना है। अगला सवाल, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से विभाज्य। बड़ी से बड़ी संख्या तो सबसे बड़ा इसमें क्या लिखा है, 96 लिखा है। सबसे पहले तो देखो 5 तियां 15, 3 से कट रहा है, बिल्कुल 96 3 से कट रहा है। 25 5 आ रहा है, यानी कि 25 चौकू 100, ये भी 25 से भी कट जाएगा, 40 से भी कटेगा, 75 से करके देख लेते हैं। 96 गुणे में 100 बटे में 75 हो गया, 25 तियां 75, 25 चौकू 100 हो गया, 3 से ये कट रहा है, आंसर लगा दो बस। अगला सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त इतना इतना है, यदि संख्याओं का अनुपात इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्याएं अगर हम लिखेंगे तो जो एचसीएफ होता है उसके साथ होना चाहिए संख्याओं का, तो 9 सत्ते 63, आंसर लगा दो। बाकी हमें पता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 126 इंटू में 9 बराबर में 2x इंटू में 7x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 7 ने 63 हो गया, यानी कि x बराबर में 9 आ गया। यही तो हमें करना था। अगला सवाल, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये तीनों बराबर हो गए तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण के बीच का अंतर क्या होगा। तो एक चीज बताओ, ये बना हमारा किस पर, दीर्घ चाप पर, यानी कि बड़ा होता है जो, ये बना हमारा लघु चाप पर, ये हमारा छोटा हो गया। ठीक है, ये तो हमारा 60 हो गया, जब ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जब ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 30, यानी कि 150 हो जाएगा। तो अंतर हमें निकालना था 150 माइनस का 30, यानी कि 120 हमारा आंसर आ जाता है। अगला सवाल, प्रति परिवार बच्चों की औसत संख्या क्या है। तो भैया सिंपल है, इसमें तो बच्चे 0 हो गए, इसमें 22 हो गए, इसमें 15 दूनी 30 हो गए, 6 तियां 18 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, 8 2 10 8 18, हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, यानी कि 78 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल परिवार कितने हैं। तो ये तो 22 हो गया, 22 और 4 26 हो गया, 26 और 6 32 हो गया, 32 और 2 34 हो गया, 34 49 हो गया, 49 से भाग करना था। अब यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, तो लेते हैं। एक बार जाएगा तो 18 से 9 गया तो 9 बच गया, 6 से 4 गया तो 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ऑप्शन में सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे क्या है, 7 है, 7 चौक 28 हो रहा है, लेकिन इसमें 49 में 7 का गुणा करोगे तो 7 में 63 भी हो रहा है। हासिल लेने के बाद 29 से बड़ा आ जाएगा, कैंसिल कर दो। फिर इससे छोटा क्या था, 5, 5 चौको 20, 29 से छोटा आ रहा, 5 ने 45, हासिल लगा 4, 5 चौको 20 और 4 24, 290 से छोटा आ गया आंसर। अगला सवाल, धातु के एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या इतनी है, धातु की इस गेंद को पिघलाया जाता है और इससे इसकी त्रिज्या के आधे के बराबर त्रिज्या वाले x अर्धगोलों के रूप में पुनः ढाला जाता है। x का मान क्या होगा, यानी कि दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे, 4 बटे में 3 पाई, आर क्यू का मतलब 3 की पावर 3। अब जो बनाया गया है 2 बटे 3 पाई और आधी त्रिज्या के बराबर, यानी कि 3 बटे 2 की पावर 3 हो गई, और x गोले बनाए गए। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, पाई 103, ये 3 चला जाएगा, पूरा इससे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे कितना 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 16। अगला सवाल, शैक्षणिक वर्ष इतने इतने के दौरान किस शहर में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक थी। तो हमारे पास तो लिखा हुआ सर्वाधिक किसमें थी, ऑप्शन में देखते डी, डी तो नहीं होगा, उससे ज्यादा 11, 11 से ज्यादा तो कोई नहीं है, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 9 12 15 25 27 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि ऑप्शन में हमें क्या देखना है, सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये है, यानी कि 10 1 0 2 5 0। अब यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी 5 2 7 1 8 नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखते 7 1 8 नहीं हो रहा, 6 1 7 नहीं हो रहा, 8 1 9 हो गया आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार चीनी को 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है जिसे उसने इतने की दर से खरीदा था। उसकी तौल मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन मात्र 800 ग्राम तौलती है, परसेंटेज लाभ बताइए। देखो नीचे लिखेंगे दुकानदार वाला और जो ग्राहक से पैसे लिए गए ऊपर, यानी कि उसके क्या करा था 40 की दर से बेच रहा है और लाया था 36 का, और वजन में पैसे तो 1000 ग्राम का ले रहा, अपने पास से 800 ग्राम दे रहा केवल, यानी कि ये 0 चला गया। यहाँ से करेंगे तो 8 पन्ना 40 कर लो पूरा पूरा, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया,
इधर कर लेंगे तो 18 हो गया, यानी कि 25 बटे में 18। कितने का प्रॉफिट लिया? 7 रुपया का। किस पर लिया? 18 पर, गुणे में 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो 18 चौक 72 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 40 वाला तो हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ से करेंगे 18 चौक 72 ज्यादा हो गया, 18 तिया 54 हो गया, 54 में 6 जोड़ा 7 हो गया, 6 जोड़ा तो 60 हो गया, 10 और यानी कि 16, 160 बचा। 18 ने में 162 ज्यादा हो जाएगा, 18 अट्ठे 144, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश किया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए जिससे लड़कों और लड़कियों का अनुपात बदलकर इतना हो जाए? तो देखो 5 3 8, 8 बराबर में दिया गया था 720, क्या गुना हो रहा था? 9 गुना हो रहा था, यानी कि 90 गुना। तो यहाँ पर अगर हम निकालते बॉयज यानी कि 270 आ जाता, गर्ल्स निकालते तो 9 पन्ना 45, 450। अब क्या हुआ? 18 लड़कियां ऐड की गई, यानी कि 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 4 हो गया, यानी कि ये 468 आया ना। इस रेशियो में अगर देखते तो 3 बराबर आ गया, यानी कि ये 3 बराबर 4 6 8 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे 2 का गुणा, तो ये लड़के आगे निकल गए। 3 एकन 3 हो गया, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 2 छक्के 12 हो गया, 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया। पहले लड़के 270 थे, अब कितने हो गए? 312 हो गया। यूनिट डिजिट से आंसर आ गया, इधर 2 हो गया, 11 से 7 गया तो 4, आंसर। अगला सवाल, 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में, राकेश और राजेश ठीक है, अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं। राकेश राजेश को कितनी दूरी से हराता है? भैया देखो एक सिंपल सी बात है, इनके लिए क्या हुआ है, डिस्टेंस कांस्टेंट थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइम में देखते तो 36 और 40 हो गया, स्पीड में रेशियो देखते तो 40 और 36 हो गया। यही जो स्पीड में रेशियो होता है वही हमारा डिस्टेंस का होता है, 40 और 36। हमारे हिसाब से अगर देखते तो पूरी दौड़ कौन कर रहा था? राकेश राजेश को कितनी दूरी से हराता है, यानी कि राकेश पूरी डिस्टेंस जा रहा था 40 की स्पीड, 40 की डिस्टेंस हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 1200। अब कितने से हरा दिया उसने? 4 से, गुणे में 4 कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा 120। अगला सवाल, चतुर्थ अनुपाती, भाई देखो इन दोनों का गुणा होगा, 22 से भाग होगा, आंसर आ गया 33। भाई हमेशा याद रखो अगर 3 नंबर दिए जाए, अगर चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा जाए, b इंटू में c अपॉन में a, ये दिमाग में चलना चाहिए। अगला सवाल, पी क्यू आर, क्यू पर एक समकोण है, पी क्यू बराबर इतना, क्यू आर बराबर इतना, पी आर बराबर इतना, एस क्यू आर पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि क्यू एस बराबर पी क्यू, एक्स और वाई के किसी भी मान के लिए अनुपात क्यू एस और एस आर का क्या होगा? तो देखो किसी भी मान के लिए कह रहा था, यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, सिंपल रहेगा। देखो अभी हम बता दें, वो भी सही से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ भी रैंडमली मान लोगे तो हो जाएगा। पी क्यू आर हो गया, कह रहा था पी क्यू ये x माइनस का y दे दिया था, क्यू आर हमको x दे दिया था, पी आर हमको x प्लस का y दे दिया था, एस क्यू आर पर कोई बिंदु था, क्यू एस बराबर में पी क्यू, यानी कि क्यू एस बराबर में पी क्यू बोल दिया था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कि पी क्यू बराबर में क्यू। अब यहाँ पर देखो वैल्यू मानते हैं, जैसे 3 4 5 माननी है हमें, 3 4 5 माननी। अब यहाँ पर इसको 3 नहीं मान सकते आप समझ गए, बस इतना ही ध्यान रखना था, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर इनको आप 3 मान लोगे इधर छोटी वाली को, तो इनको 4 मानना पड़ेगा, 4 और 5, 4 3 और 5 ट्रिपलेट बनेगा। तो एक चीज बताओ, बड़ी भुजा है और ये तो फिर छोटा बन जाएगा, कैसे बनेगा? इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा? इस भुजा को 3 मानना पड़ेगा। समझ में आ गई? बस इतना ध्यान रखना था इसमें, बाकी तो सब कुछ आसान है। अब 4 अगर नीचे मान लोगे तो फिर वो आसानी से बन जाएगा, 3 अगर 4 ऊपर मानोगे तो फिर गड़बड़ होगा। ये तो 4 हो गया, तो इधर एक चीज बताओ, फिर ये कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। ये तो 3 आ गया ऑलरेडी, यानी कि हमारे पास अनुपात क्या आ गया? 3:1 आ गया। यूएस और एस आर का पूछा था, कितना आसान रहा। अब इसको देखो सेटिस्फाइड करना चाहते हो तब भी काम बन जाएगा। कैसे करोगे? जैसे x माइनस का y बराबर में 3, x प्लस का y बराबर में 5 हो गया, तो x बराबर निकालेंगे तो 8 बटे में 2, यानी कि 2 चौकू 8, देखो 4 बराबर 4 सेटिस्फाइड हो रहा है हर तरीके से। बस आंसर हमारा आ गया। बाकी अगर बेसिक से बनाने जाओगे वहां से भी आ जाएगा, फिर हम लगानी पड़ेगी, फायदा क्या होगा? अगला सवाल, एबीसी एक कार को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी द्वारा एक ही सहायता की जाती है, तो कार्य कितने जल्दी पूरा होगा? तो 11, 20 और 55 हो गया, तो इन दोनों का तो एलसीएम 55 आ गया। अब इसमें से 5 चला गया 55 के साथ, लेकिन 4 अभी बचा हुआ, उसको चिपका दो, तो इसकी इफिशियंसी 20 हो गई, इसकी करेंगे तो 11 हो गई,
इनकी 4 होगी। अब ए बी हो गया, फिर अगले दिन ए सी हो गया, यानी कि ए प्लस बी करेंगे तो ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि ए के साथ बी यानी कि 31 हो गया, फिर ए के साथ सी यानी कि 24 हो गया, 4 1 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 55 काम हो रहा था 2 डेज में। ठीक है, अब हमें करवाना कितना था, 55 गुणे 4 काम, तो कै गुना हो रहा था, 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दो, आंसर क्या आ गया 8 डेज। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार आकृति वाले कुछ बर्फ के टुकड़ों को एक बेलनाकार कंटेनर में डाला जाता है। कंटेनर में कुछ जूस भरा हुआ है और बर्फ के टुकड़े इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि कंटेनर का व्यास 18 सेंटीमीटर है और जूस का स्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो कंटेनर में कितने बर्फ के टुकड़े डाले गए। अब यहाँ पर देखो उसका स्तर कितना बड़ा, 40 सेंटीमीटर, यानी कि जितना सेंटीमीटर बड़ा है ना उतने का एरिया उसके बराबर हो। किसके बराबर होगा, बर्फ के टुकड़ों के बराबर। यानी कि अगर गोलाकार है तो 4/3 पाई आर क्यू का मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 6 था तो 3 हो जाएगी रेडियस हमारी, यानी कि 3 की पावर 3 हो गया बराबर में। अब किसमें, बेलनाकार में, बेलनाकार के लिए पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 18 था, यानी कि आर बराबर में 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 गुणे में 9 हो गया, इंटू में कितना बड़ा, ये 40 बड़ा। अब ये आयतन किसके बराबर होगा, इसके n गोले डाले गए, यानी कि n बर्फ के टुकड़े डाले गए उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ से सिंपल सा हो गया, अब तो 3 त्रिका 9 हो गया, ये इससे चला जाएगा, इधर करेंगे ये 10 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि n बराबर में 270 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ हमने क्या कर दिया, अरे भाई माफ कीजिएगा आप लोग, ज्यादा दिमाग लगा दिया, 3 त्रिका 9 3 27 होगा। ठीक है, तो ये तो जा चुका है, एक 3 और बचा था, यानी कि उससे डिवाइड कर दो। क्या ही दिमाग है। अगला सवाल, अब इसको देखो, ये भी आसान सवाल है। अब इसमें क्या है कि सभी लोग कर लेंगे, लेकिन ये होता है कि दिमाग में कौन कितना सोच पा रहा है। भाई देखो ये सब पूरा जाएगा, ऊपर में गुणा हो जाएगा, साइन ए इधर आएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि 2 साइन ए माइनस का साइन ए, यानी कि साइन ए बना देगा, इधर बना देगा ये 2 कॉस ए। बस इतना आपको सोचना था। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि कॉस ए अपॉन में साइन ए, तो ये हो गया कॉट ए बराबर में 1/2। ठीक है, इसमें कुछ करना था, सभी लोगों को पता कि एक में होगा साइन ए प्लस कॉस ए का गुणा, उसके बाद इस इधर उधर करके घटा जोड़ा के हमें निकाल लेना था। अब यही कौन फास्ट कर पा रहा, कौन ओरल सोच पा रहा ज्यादा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल, यदि एक शंकु की त्रिज्या अंचाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के परिमाणों का अनुपात क्या होगा। देखो शंकु की बात कर रहा है, तो आपको एक चीज पता हो गई कि त्रिज्या ऊंचाई 29 हो गई, हाइट आपकी 20 हो गई, तो ट्रिपलेट से आर कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे पाई आर एल प्लस का आर होता है। अगर आयतन लिखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब ये आर से ये एक आर चला गया। ऊपर अगर हम लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें स्लाइंट हाइट और रेडियस का अगर सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 20 40 10 50 आ जाएगा, बटे में एक आर बचा हुआ यानी कि 21 हो गया, एक आपकी हाइट बची हुई 20 हो गया, इंटू में 1/3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 5/14 हमारा आंसर। अगला सवाल, राकेश 50 संकाय सदस्यों वाले एक कोचिंग संस्थान को संचालित करता है। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन इतना है। यदि सभी 50 संकायों सदस्यों का औसत मासिक वेतन इतना पाया गया तो अन्य 15 संकायों सदस्यों का औसत क्या होगा। आसान सवाल हो गया भाई। देखो कह रहा था 35 का कितना था, 37,500 था। ठीक है, टोटल का कितना था, 30,000 था। अब इनका जो रेशियो था वो 35 इधर हो गया तो इधर कितने बचे होंगे, 15 बचे होंगे। इनका निकाल लेते, यानी कि 0 आ गया, डबल 0, 5 बचा हो गया, 7 बच गया, यानी कि 15 बराबर हमको 7500 पता लग गया। तो कै गुना हो रहा था भैया, 500 गुना हो रहा था। तो इसका भी हम कर लेंगे 500 गुना, तो डबल 0 हो गया, 55 25 हो गया, 5 15 2 17 हो गया। अब एक चीज बताओ, एलिगेशन में ये तो खूब पड़ा होगा क्या कि अगर एक नंबर बड़ा हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस का हो जाएगा 17,500। तो 0 0 10 से 5 गया, 9 से 7 गया 2, और 3 2 से 1 गया तो 1 हमारा। अगला सवाल,
2019 में संगठन पी और आर में एक साथ मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या और 2020 में क्यू और आर में एक साथ मिलाकर कर्मचारियों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 2019 में किसकी किसकी बात कर रहा था, पी की और आर की। जोड़ देंगे तो 9 3 12 की 2 हासिल लगा 1 7 6 13 हो गया। फिर लेंगे 2020 में क्यू और आर की बात, यानी कि 4 हो गया 9 7 16 हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 3 12, 4 3 12 हो गया, 4 चौको 16, 4 एकम 4 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, मुंबई के एक तेज लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम समय लेती है। यदि तेज लोकल की चाल धीमी लोकल की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगी। अब देखो, इस सवाल के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, डी बराबर में एस प्लस माइनस का एस डी, यानी कि एस डिफरेंस, यानी कि स्पीड में जो भी डिफरेंस हो रहा वो अपॉन में सेम आ जाएगा, इनटू में टाइम में डिफरेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी, 150 थी। एस का मान हमें निकालना है, एस यहाँ पर अधिक हो रही थी तो प्लस का साइन ले लेंगे, अपॉन में हो गया 10, गुणे में टाइम 45 हो गया, सब किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी चेंज कर लेंगे। तो 15 तिया 45 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, इधर काटेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौकू 20 हो जाएगा, यानी कि पूरा 2000 यहाँ पर आ गया। अब एस हो गया, एस प्लस का 10 हो गया। अब हमसे पूछी गई थी चाल, यानी कि अब यहाँ पर अगर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सीधा सा ऑप्शन का सहारा लेते हैं। तो ऊपर सबसे ही पहले 40 लिखा था, तो 40 गुणे में 50, आंसर हमारा सेटिस्फाइड। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, सबसे पहले तो यहाँ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि अगर हम इसको देखते तो इसको क्या लिख सकते थे, कोसेक थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में आ गया साइन की पावर 3 थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते थे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाता। अब साइन क्यूब थीटा को इधर लेके चलते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कोसेक थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो गया क्या, साइन की पावर 3 थीटा। तो एक चीज बताओ, ये दोनों अपोजिट हो गए, ये भी कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि 1 अपॉन साइन की पावर 3 थीटा हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं कोसेक की पावर 3 थीटा। अब यहाँ पर देखो, आपको फार्मूले वगैरह भी पता होने चाहिए, कुछ वो तो याद ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। इसका मान आपको पता था, तो वो मान यहाँ पर रख लें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस का, यानी कि प्लस का ई स्क्वायर बराबर में 1 हो गया, यानी कि हम अगर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में लिखेंगे तो 2 माइनस का ई स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 2 माइनस ई स्क्वायर, या तो ऐसा करो दोनों तरफ रूट ले लेते तो ये रूट में आ जाएगा। अब रूट को इसको ओपन करेंगे तो 2 माइनस का ई का स्क्वायर की पावर में 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए थी पावर में क्यूब, यानी कि इसकी जगह रखते तो 2 माइनस ई की पावर 2 अपॉन में सॉरी पावर में 1/2, और इसकी पावर में 3 करते तो ये आ जाता, यानी कि आंसर आ गया 2 माइनस ई की पावर 2 पावर में 3/2। अगला सवाल, अच्छा इसमें एक चीज और भी बन सकती थी, उसको भी देख लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा बताने के लिए। ई को कर देते हैं यहाँ पर 0, यानी कि ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं भैया, देखो अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो थीटा का 45 मान हो गया, इसका रखेंगे 45 यानी कि √2, प्लस में ये तो 1 हो गया, इंटू में सेक 45 का मान √2 हो गया, यानी कि हमें क्या चाहिए, 2√2 चाहिए, 2√2 चाहिए, यानी कि हम ऑप्शन में यही चीज चेक करेंगे ये कहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं, यानी कि इसको अगर हम लिखते हैं, 1 सेकंड रुको, थोड़ा स्पेस बना लें। अब समझो सवाल की भावना है, हमने क्या किया था, ई को 0 कर दिया, यानी कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा क्या है, 2 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2, और फिर यहाँ पर 1 बचा था, और ये 2 की पावर में 1/2 बचा था। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा, इसमें अगर देखते तो ये तो बन गया क्या, कॉट 45 का मान होता है 1, यानी कि थीटा बराबर यहाँ क्या रख सकते थे, 45 रख सकते थे, यहाँ पर भी रखेंगे तो √2, कॉट की पावर क्यूब थीटा, यानी कि 45 का मान 1 हो गया, इंटू में √2, ये कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब हमें यही ऑप्शन में चेक करना था कि ये कहाँ पर मिल रहा है, यानी कि इधर अगर हम देखते आके तो सिंपल सा ये हटा देते हैं सबका, ठीक है,
ये हटा देंगे तो √2 की पावर होल क्यूब हो गया। इधर करेंगे 1 तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि √1 लिख लो, सब चीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ तो 1 था, यहाँ पर √2 हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये 2√2 हो गया, यहाँ खोलोगे तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये √2 हो गया। तो आंसर हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग भी हो सकती थी, लेकिन आप करके जरूर देखना है इसको, ऐसा नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा फंडा है, आपको चीजें करनी आनी चाहिए। अगर आप फंसते हो ना तो केवल बेसिक ही काम में आता है, बाकी कोई वैल्यू पुटिंग वगैरह कुछ नहीं समझ में आता है। अगला सवाल, अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25% के लाभ पर इतने में बेचा, दूसरा खिलौना 50% की हानि पर इतने में बेचा, तीसरा खिलौना इतने % के लाभ पर इतने में बेचा, उसका कुल परसेंटेज लाभ या हानि बतानी थी। तो देखो यहाँ पर 25% के लाभ पर, यानी कि 125 बराबर में दिया गया था 1500, यहाँ पर निकालेंगे 25 बराबर। ठीक है, इसी तरीके से 50% हानि, यानी कि 50 बराबर दिया गया था 2800, यहाँ पर निकालेंगे क्या 50 बराबर। फिर 125 बराबर में दिया गया था 3500, यहाँ पर निकालेंगे कितना 25%, यानी कि हम यहाँ से सारा प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो 300 रुपए का हुआ, इधर करेंगे तो 2800 रुपए क्या लॉस हो गया, इधर करेंगे तो 25 पंजे 125 हो गया, और 5 सत्ते 35, 700 का प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर हम अब कॉस्ट प्राइस लिखते तो 15 - 300 यानी कि 1200 रुपया आता, यहाँ पर 5600 रुपया आता, क्योंकि यहाँ पर तो लॉस हो रहा है, यानी कि चीज ज्यादा रही होगी तभी तो लॉस होगा। यहाँ पर 700 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि इससे हम हटा देंगे तो कितना बचेगा 2800 बचेगा। ये कॉस्ट प्राइस निकल आया, जोड़ देंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया, 8 6 14, 14 और 2 16 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 5 2 7 2 9, 9600 हो गया। अब कुल मिलाकर ये देख लो उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। भाई देखो इन दोनों को जोड़ोगे 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 2800 का लॉस हो रहा था, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 1800 का क्या आ गया लॉस आ गया। यानी कि ये तो चले गए दोनों ऑप्शन। अब 1800 का लॉस हमें क्या देखना था 9600 पर देखना था, गोड़े में डबल 0 हो गया, 0 से 0 चले गए, इधर करेंगे 6 × 18, 6 × 6 छचरंग 36 हो गया। अब या तो काट लो 4 से वगैरह से, नहीं तो डायरेक्ट कर लो, 16 एकम 16 हो गया, बचा कितना 14, यानी कि 16 8 128 होता है, क्योंकि 16 ने में 144 हो जाएगा। तो 18.75% हमारा क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एबीसी में सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को 2 खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 12 हो गया, या 12 यहाँ मान लो। ठीक है, ये हो गया 9। कह रहा था सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा, तो ये हो गया। इसका कोण समद्विभाजक 2 खंडों में विभाजित करता है, यानी कि एक खंड ये हो गया, एक ये हो गया। कोण समद्विभाजक वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि 8 बटे में इसको अगर ए और बी मान लेते हैं तो 8 बटे में ए बराबर में 9 बटे में बी हो जाएगा। यानी कि अगर हम लिखें a अपॉन में b बराबर में 8 बटे में 9 हो गया, तो 9 8 17, 17 का मान टोटल कितना दिया था 12 दिया था। कह रहे थे छोटे खंड की लंबाई, तो देखो छोटा a बराबर 8 आ रहा है, यानी कि 8 का मान निकालो, तो 12 8 96 बटे में 17 हो गया, तो 17 पिना 85, 11 बच गया बटे में 17 आंसर। अगला सवाल, यदि अरुण किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो वह उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल है भाई, 2/3 बराबर में 12 हो गया, 1/6 आपको निकालना था, यानी कि 12 बटे में 2 3 ऊपर चला गया, गुणे में 1/6 हो गया, तो 6 दूनी 12 से कैंसिल, आंसर आ गया कितना 3। अगला सवाल, रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने % के बराबर होगा। कह रहा था रवि की आय के 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है। अब यहाँ पर देखो कह रहा था रवि की आय का 50%, यानी कि रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने % के बराबर है। तो हमने दोनों तरफ कर लिया, यानी कि 30% को हमें हटाना है, कैसे भी हटे, यानी कि ये तो परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, तो यहाँ पर बटे में ले आएंगे क्या 30 ले आएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना s इंटू में 5 को 20, यानी कि 200 बटे में 3% बचा है, तो यहाँ कर लेंगे 3 छक 18, 3 छक 18, बचा कितना है 2 बटे में 3%, ये s हो गया, बराबर में क्या आ गया 50%। ठीक है, रमेश की आय का हो गया, रवि की आय का। समझ में आ गई बात। अगला सवाल,
2021 और 22 में बेची गई 7AH बैटरियों की संख्या में कितना अंतर है? 21 और ये रहा 22, यानी कि 7AH में कितना अंतर है भैया? 5 का अंतर है, बात खत्म। यहाँ पर संख्या सैकड़ों की बात कर रहा था, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ऑप्शन में अगर 50, 500, 5000 लिखा होता तब हमें उससे पंचायत होती। अगला सवाल, 2017 से 18 तक परिवार का व्यय बढ़ गया, यानी कि एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। कहाँ से? 17 से 18 की। तो कितना बढ़ गया भाई? 20 बढ़ा। किससे बढ़ा? 80 से बढ़ा। गुणे में 100 हो गया, तो 20 चौकू 80 और 5 दूनी 10, सॉरी 20 चौकू 80, तो 25% आ जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समावर्त का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका महत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त क्रमशः ज्ञात कीजिए। सब सिंपल सा फार्मूला आपको पता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। यानी कि अगर यहाँ से लिखते 20480। अब ये सवाल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ऑप्शन देखने थे। कैसे देखते? 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ में हमें 8 चाहिए यूनिट डिजिट, ये कैंसिल। यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 6 3 18 आ गया, 8 6 48 आ गया, यानी कि 3 मिल गए। तो ये तो तरीका हमारा फेल हो गया। अब इसके अलावा इन दोनों का किसी ना किसी का गुणनफल इसमें मिलना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर कर लेते 50, ठीक है, गुणे में 23 कर लेते, तो 23 पंजे 115, यहीं तक पहुंच पाए। यहाँ पर अगर कर लेते 60, यहाँ पर 30 कर लेते, तो 6 3 18, यानी कि यहाँ पर 20 से भी कम रहेगा, जबकि ज्यादा नंबर हमने ले लिया, 18,000 पे तो पहुंचे। यहाँ पर अगर हम कर लेते 65 और 65 इसको कर लेते थोड़ा सा 30, तो यहाँ पर 6 3 18 हो गया, हासिल लगा, 3 पंजे 15 हो गया, 3 6 18 19 19,500 के आसपास पहुंच रहे। लेकिन अभी कुछ बाकी भी है, तो ये तो जरूर पास में है, ये तो बहुत दूर रह गए। लेकिन जब सबको ही ऐसे किया था तो इसको भी 65 गुणे में 35 समथिंग या तो 32 ही करके कर लेना था, तो इसके पास पहुंच जाते। ये तो आपका हो गया ऑब्जर्वेशन वाला तरीका। अब भाई इतने ऑप्शन थे तो इतना सोचना पॉसिबल नहीं था। वहां पर क्या करते आप? बेसिक से ही तो लगाते। लेकिन हाँ, ये चीजें पता होनी चाहिए। जब बिल्कुल ये भी नहीं समझ में आया कि इसका बेसिक कैसे होगा, तो ये तरीके लगेंगे, आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन से भी। अब यहाँ पर कह रहा था एचसीएफ का 5 गुना है एलसीएम, यानी कि ये अगर x है तो ये 5x हो गया। इसको अगर काटेंगे तो 5 चौकू 20 हो गया, ठीक है। अब भाग तो जाएगा नहीं, फिर 5 अट्ठे 40, 5 ने 45 हो गया, 3 बच गया, 5 छक्के 30 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 40 96 आ गया। अब यहाँ पर देखो, अभी भी हम क्या करेंगे? अब जैसे एक्स स्क्वायर आया, अब नंबर जैसे ये लिखा हमने 5x और x हो गया। एचसीएफ क्या है? x है ना, यानी कि एचसीएफ x है, तो कहीं ना कहीं जो इसका लेंगे ना, x बराबर में इसका रूट लेंगे, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा। ये तो बात सही है ना, कि ये भी गलत मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पर अगर मान लो इसका करते तो 50 का स्क्वायर करते तो 2500 हो रहा है। ये पहुंच पा रहे क्या? नहीं पहुंच पा रहे। ये लिखा था अगर 60 का स्क्वायर करते तो ये 3600 हो रहा है, ये तो पहुंच गया। यहाँ पर करते तो ये 64 लिखा था, यानी कि अगर चाहते तो 64 का गुणा करना भी आसान है। 4 चौकू 16 हो गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 दूनी 48 और 1 49 हो गया, हासिल लगा 4 छंग 36 और 4 40, 40 96 मिल गया, आंसर लगा देते। अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, नहीं तो रूट निकालो बैठ के 40 96 का सोचते रहो। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। अगला सवाल, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं और प्रत्येक अकेले किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि किसी ने कोई अवकाश ना लिया हो, ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 7 दिन के कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को कार्य शुरू किया तो कार्य किस तिथि में पूरा हो? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात है कि प्रत्येक अकेले, यानी कि अगर हम दोनों की एफिशिएंसी 1 1 मान लें तो टोटल वर्क कितना हो गया? 36 गुणे में 1, यानी कि 36 हो गया टोटल वर्क। यही हमको करवाना है। अब यहाँ पर ए के साथ एक कंडीशन है, एक बी के साथ है। कंडीशन क्या है कि ए 5 दिन कार्य करता है, उसके बाद उसे रेस्ट चाहिए। तो 1 जुलाई को अगर शुरू करेगा तो 5 दिन काम करने के बाद 6 तारीख को रेस्ट लिया होगा उसने। इसी तरीके से बी 7 दिन बाद, यानी कि 7 तारीख को करने के बाद उसने 8 तारीख को छुट्टी ले ली, इसके बाद फिर 11 को ले लेगा ये। अब इन दोनों का पेयर बनाने के बाद आप देखो, फिर देखो 7 8 9 10 11, यानी कि कई दिन 5 दिन काम कर लिया, फिर 12 को होगा, यानी कि 6 बढ़ा, फिर इसके बाद वो 18 को छुट्टी ले लेगा। ऑप्शन का सहारा लेते हुए हमें यहीं तक पहुंचना है पहले तो।
फिर इसी तरीके से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन की ये काम करेगा, उसके बाद छुट्टी लेगा, यानी कि ये 16 तारीख को छुट्टी लेगा। अब इसके आगे तो जाएंगे तो ये बहुत आगे पहुंच जाएंगे, यानी कि अगर हम यहाँ तक टोटल अगर 20 दिन लेते, कितने दिन लिए 20 दिन, तो 20 दिन में अगर हम देखते कि दोनों की इफिशियंसी तो 2 थी, एक एक थी, दोनों के हिसाब से चलते तो 40 काम होना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखो 6 8 16 12 और 18 5 दिन की छुट्टी ली। इनमें का इसका कहने का मतलब है अगर इसने काम किया तो ये गायब है, अगर इसने काम किया तो ये गायब है, यानी कि एक काम हुआ है, जितने दिन छुट्टी रही है उस दिन केवल एक काम हुआ है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से पूरा हमने 2 का गुणा कर लिया, यानी कि यहाँ 20 तारीख तक टोटल 40 मान लिया भाई, अगर 5 हम हटा दे तो ये केवल 35 काम हुआ है। समझ में आ गई बात। अब 35 काम कितने दिन में हुआ, 20 दिन में हुआ, लेकिन काम था कितना टोटल 36 था, यानी कि एक काम बचा होगा। अब ये एक काम कौन से दिन में होगा, अगले दिन में होगा आके, यानी कि 21वें दिन होगा आके। तो काम कब खत्म होगा, 21 जुलाई 2021। अगला सवाल करें, चलो फिर ठीक है। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए 2 विकल्प हैं, या तो वह 2500 की पूरी राशि का भुगतान कर सकता है, या वह किस्त योजना यानी 520 की डाउन पेमेंट और 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है, जिसमें 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जा रहा है। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है और अरुण की मासिक किस्त कितनी होगी। सबसे पहली बात दिमाग में ये चलना चाहिए, ये रेट दे दी थी 25%, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया मासिक किस्त, ठीक है, वार्षिक किस्त तो पूछी नहीं है, तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं 1/12 का गुणा करना पड़ेगा। तो उसको करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पहले। 2500 हो गया, उसने 520 की डाउन पेमेंट कर दी, तो बचा कितना रुपया, 0, 10 से 2 गया तो 8, 14 से 5 गया 9, 1980 रुपया बचा। अब साधारण ब्याज में करते क्या है भाई, कितनी किस्तें के लिए बोला 4, तो यहाँ पर ये 4 किस्तें हो गई। पहली साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी साल में क्या करेंगे, प्लस का 25 करते, फिर यहाँ पर तीसरी साल 25 गुणे में 2 करते, फिर चौथी साल में 25 गुणे का 3 करते, इसी तरीके से चलता है। अब देखो अगर हम रेट में भाई देखो 25% रेट थी, अगर इसको महीने की बनाते तो केवल रेट में ही तो 112 का गुणा 1/12 का गुणा होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 प्लस का ये हो गया 75 हो गया, केवल इतना इतना लिख रहा हूँ, ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हाथ से लगा 1 हो गया, 8 5 13, 13 और 2 15 हो गया, यानी कि 150 का हमें 1/12 करना था। करेंगे तो 12 एकम 12 हो गया, 3 बचा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 412.5 इतना टोटल अमाउंट उसे देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब लेकिन एक्चुअल में कितना देना पड़ेगा, 1980 गुणे में 25% रेट दी गई तो बटे में 12 कर देंगे, और इनटू में टाइम कितना हो गया भाई, 4 महीने हो गए। समझ में आ रही भाई, 4 किस्तें दी महीने मासिक के हिसाब से तो 4 महीने हुए होंगे, बटे में क्या हो जाएगा 100 होता है। फार्मूला लगाया सिंपल सा, PRT अपॉन में 100। तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे कि हमें देना कितना पड़ रहा है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 12 एकम 12 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया, इतना देना पड़ा। यानी कि टोटल अगर ऐड करोगे तो 5 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 10 1 11 हो गया, हाथ से लगा 1, यानी कि टोटल इतना देना पड़ेगा। अब हमारे हिसाब से तो कितना आया था 412.5, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई 412.5 की, हमें 100 का मान निकालना है, इतनी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती। 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया। इधर करेंगे 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 5 25 हो गया। इधर करेंगे 5 दूनी 10, डबल 0 आ गया। अभी भी कटेगा तो वहां से कट रहा है क्या, 5 ने 45, चलो ऐसे ही काट लो, 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया। इधर करेंगे 11 तियां 33 हो गया, 11 तियां 33 हो गया, 9 बच गया, 11 ने 99। इधर किया तो ये 13 हो गया, यानी कि 13 चौकू 52, 520 हमारी किस्त का आंसर आ गया। अब भाई समझ लो, सवाल बहुत अच्छा लेवल का था ये, इसको आप कहीं नोट कर लेना अच्छे से, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक इतनी शिफ्ट हो चुकी है, ये सबसे लास्ट है, 45 क्वेश्चन पे भी पहुंच गए। ये मुझे सबसे अच्छी शिफ्ट लगी, सबसे अच्छी शिफ्ट इन द सेंस इसमें सवाल सबसे अच्छे पूछे गए, ठीक है। तो आप लोग इसको कहीं नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले से बनाई जा सकने वाली ऐसी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर हो। 4 अट्ठे 32, 8 का क्यूब 512।
भाई देखो अब यहाँ पर क्या लिखना था, भाग तो करना ही था, तो 4/3 पाई 32/2 का होल क्यूब हो गया। बराबर में छोटी गोली गेंदें बन रही, तो 4/3 पाई 4/2 की पावर 3 हो गई, इनटू में n हो गया। तो ये तो सब कट ही जाना था, तो इसको इसलिए चेंज नहीं किया। इधर करेंगे 4×8 = 32 हो गया, तो 8 का क्यूब 512 आंसर। अगला सवाल, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो लिखना पड़ेगा भाई, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो जाएगा, और 9 10 यानी कि 11 हो गया, कितनी हो गई, और 13 आ जाएगा। तो 13 और 3 16, 16 और 2 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया, 23 और 7 30 हो गया, 30 और 10 40 और 1 41/6। तो 6×4 = 36, 5/6 आंसर। अगला सवाल, अब एचसीएफ निकालना है। पता नहीं क्या हुआ इन लोगों को, एचसीएफ और एलसीएम से ज्यादा मोहब्बत हो गई क्या। अब यहाँ पर देखो एचसीएफ निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। तो कि 125 है, 75 है और 25 है, 50 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू से चेक करेंगे कि वो सबको काट पा रही कि नहीं काट पा रही। देखो इसमें भाग करेंगे तो ये कट रहा है, 250 में आराम से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा ओवरऑल। तो 25 पंजे 125, 25 तियां 75 हो गया, 5 छक्का 30, ये भी कट गया। तो सबसे बड़ी संख्या यही थी, चेक ही नहीं करना था और कुछ। अगला सवाल, 3 महीने में कमल की कुल औसत वेतन वृद्धि कितनी है? पहले तो वेतन ही निकालने, टोटल कितना हो गया भाई, यहाँ पर 60 हो गया, इधर करेंगे ये कितना हो गया, 55 हो गया, इधर भी 65 करो, इधर हो गया हमारा 75। तो 5 5 10 5 15 की 5 हासिल लगा, 1 हो गया, 7 5 12, 12 और 7 19 हो गया। बटे में 3 कर देंगे, 3 6 18, 3 पंजे 15, यही हमसे पूछा गया था, तो इसको सही कर लेना, 65 लिखा है। अगला सवाल, जनवरी में दुकान ए और बी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए स्कूटरों की कुल संख्या और मार्च में दुकान डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए स्कूटरों की कुल संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। जैसे ये लिखा आ जाता ना अनुपात, सुकून मिलता है कि चलो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। क्यों, सही बात है ना। यहाँ पर पहुंचे और ए और बी की बात कर रहे थे, और किस में पहुंचना पड़ेगा, डी और ई में, और इसी महीने की बात कर रहा था, नहीं मार्च की। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर है, जोड़ देते हैं। 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 6 2 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो गया। इधर करेंगे तो 5 5 10 हो गया, 6 4 10 हो गया और 3 2 5 हो गया, 0 से 0 चला गया। इधर करेंगे तो 19, नीचे में आ गया 25 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर इस शिफ्ट के साथ सारे सीपीयू के पेपर भी आपके समाप्त हो गए। ठीक है, अब आपका फर्ज बनता है कि कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। कमेंट करते रहे, प्रॉपर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें 25 से 30 या 35 सवाल होंगे। ठीक है, जितने भी अच्छे सवाल होंगे उनको कर लेंगे, उनको बार बार रिवीजन कर लेना। आपका फिर क्या होगा, सीपीयू कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। और देखो साथ साथ रिवीजन करते रहो। और देखो मैं अगर जैसे एमटीएस का वगैरह कुछ भी स्टार्ट करता हूँ तो ये कहते हैं एमटीएस बहुत सरल है, ये है। भैया देखो सरल सब कुछ है। आप क्या करो, जैसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना उनको कम से कम 50 बार लगाओ, जिससे स्टेप्स कटिंग होने लगे, तभी हो पाएगी। आपको एक बार में देख के स्टेप्स कटिंग कर लोगे, कभी नहीं होगी। 4 बार में नहीं होगी, कम से कम 10-15 बार तो सवाल एक हो जाए ना, तब उसके बाद स्टेप्स कटिंग अपने आप से सोचने लगा, अभी ये तो किया था, ऐसे होगा, इधर से जाएगा, बस खत्म। लेकिन प्रैक्टिस होगी तभी। तो ऐसा ना सोचा करो हर पेपर अपने आप में अच्छा होता है। अगर इतना ही है ना तो 2021 का एमटीएस देख लो जाके एक बार। ठीक है, एक बार 2022 का भी देख लेना, कंपेयर कर लेना सीजीएल से, बहुत बढ़िया है। इवन तो जीडी का भी पेपर 2022 का आप कंपेयर कर लेना, इससे बढ़िया है, सीपीओ से भी बढ़िया है। लेकिन क्या है, आप लोगों को ये रहता है कि ये जीडी का है, ये एमटीएस का है, ये इसका है। भैया देखो सब सेम सवाल होते हैं, एक ही एजेंसी बनाने वाली होती है, तो फिर क्या ही दिक्कत है। आगे चेंज भी हो जाएगा ना, तो एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। कोई भी टीचर होगा तो इनको जरूर पढ़ाएगा, क्योंकि ये अगर नहीं आता होगा तो इससे ऊपर के सवाल कैसे कर पाओ, ये चीज दिमाग में रख लेना। और इतने एसएससी इतनी शिफ्ट करवा चुका है, इतने क्वेश्चन पूछ चुका है कि इतने तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इतना दिमाग में रख लो तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को बेस जरूर मानना, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन कौन चुनेगा, वही चुनेगा एसएससी। तो इसको दिमाग में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।